Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम ज्योग्राफी ऑफ एशिया की बात कर रहे थे और इसमें हम एशिया की मिट्टी की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे, सॉइल्स ऑफ एशिया, कि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस महाद्वीप में लगभग 63% जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और कृषि के ऊपर निर्भर करने से क्या आशय है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सॉइल कवर है, जो मिट्टियों की परत है, वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने बैनेट की परिभाषा से देखा कि एक्चुअली मिट्टियाँ होती क्या हैं, कि जो हमारी भूमि पर असंगठित पदार्थ होते हैं, मतलब जिसके कण अलग अलग होते हैं, उसका जो ऊपरी कवर है, उसका जो बाहरी कवर है, जो चट्टानों के विखंडन से बनता है, वनस्पति के अंशों से मिलके बनता है, उसको हम मिट्टी कहते हैं। और जैसा कि हमने एशिया की जलवायु और वनस्पति के समय देखा था कि इतना अधिक विस्तार इस महाद्वीप का है कि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे शुष्क क्षेत्र, मतलब सारी वैरायटी, सारी एक्सट्रीम्स इस महाद्वीप में पाई जाती है। और उसी तरह से यहाँ पर मिट्टियों में भी बहुत वैरायटी पाई जाती है। और यही वैरायटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा यहाँ का जलवायु का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर यहाँ की मिट्टियों का भी उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो कल हमने पढ़ा था टुंड्रा क्षेत्र की मिट्टियाँ, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लगता है कि टुंड्रा मीन्स जो उत्तरी एशिया का क्षेत्र है, जहाँ पर वर्ष पर्यंत अत्यंत कठोर शीत पड़ती है और बहुत कम ऐसा समय जाता है जब यहाँ पर धूप निकलती है या बर्फ़ पिघलती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम होती है और मिट्टी की उत्पादक क्षमता यहाँ पर कम है, इसलिए कृषि की तरह का यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है। तो इस क्षेत्र में मिट्टी का जो महत्व है वो उस तरह से एक नेगेटिव रूप में हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हम उससे बहुत ना तो उसका कमर्शियल यूज़ ले पाते हैं और ना हम मौसम की वजह से यहाँ पर और कुछ काम कर पाते हैं। इस क्षेत्र में दलदल भी पाए जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो अत्यंत कम पाई जाती है। तो अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो सुदूर उत्तर में ये क्षेत्र आपको नज़र आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पोडज़ोल मिट्टी का क्षेत्र। ये जो साइबेरिया का नुकीली पत्ती वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे नुकीली पत्ती वाली वनस्पतियाँ पाई जाती है, वहाँ पर ये इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। और इस क्षेत्र में कंपैरेटिवली सघनता वनस्पति की है, बहुत ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी जो है उसमें भी उत्पादक क्षमता यहाँ की भी ठीक है। और मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश के अतिरिक्त ह्यूमस या वनस्पति का अंश भी अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियाँ हम कंपैरेटिवली अधिक उपजाऊ मानते हैं। और अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में वनों को साफ करके और गेहूं और जौ, इन दो चीज़ों की खेती कर रहा है। यहाँ तक हमने कल के अपने लेसन में पढ़ लिया था। आज हम इसके तीसरे मिट्टी के क्षेत्र पे बात करते हैं, जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र है। और ये मिट्टी एशिया में मूल रूप से 3 स्थानों पे पाई जाती है। पहला जो भाग है वो है पश्चिमी साइबेरिया, फिर भारत का उत्तरी पश्चिमी दक्कन प्रदेश और मंचूरिया के उत्तर का क्षेत्र। तो ये जो मिट्टी है इसे हम चर्नोजम सॉइल भी कहते हैं, इसका नाम चर्नोजम सॉइल भी है। और इसका जो रंग होता है वो गहरा काला होता है, ये थोड़ी चिपचिपी होती है और इसमें वनस्पति का अंश मिला हुआ होता है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें चूने की प्रधानता पाई जाती है। और क्योंकि इस क्षेत्र में जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ निकलता है, जो
लावा निकलता है, उसके विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसका रंग जो है वो काला है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मिट्टी होती है ये कपास और मूंगफली की खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसमें मतलब ये जो क्षेत्र है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं और इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस मिट्टी की क्या क्वालिटीज़ हो गई, पहला तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार में जो मटेरियल निकलता है उसके विखंडन से इसका फॉर्मेशन हुआ। ये मिट्टी कैसी है, काले रंग की है। फिर ये थोड़ी चिपचिपी है और इसी के साथ साथ ये इसमें वनस्पति का अंश भी अधिक होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये कपास की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। इस मानचित्र में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर हम आते हैं चौथे मिट्टी के प्रकार पर, जिसको चेस्टनट मिट्टी हम कहते हैं। और इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप में पश्चिमी और मध्य साइबेरिया के जो स्टेपी घास के मैदान हैं वहाँ पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो उत्तरी भारत का जो बहुत विशाल मैदान है उस क्षेत्र में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उसमें पोटाश, अम्ल, नमक और वनस्पति, इन चारों का अंश इसमें होता है। इस मिट्टी का कलर भी डार्क होता है, पर काला ना होकर वो कत्थई से रंग का होता है। और साइबेरिया के क्षेत्र में कहीं कहीं इसके कलर की डार्कनेस जो है वो बढ़ जाती है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वहाँ इसका रंग आपको हल्का हल्का पीला सा भी मिलेगा, मटमैना सा भी मिलेगा। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो ह्यूमस की मात्रा जिस भी मिट्टी में अधिक होगी तो डेफिनेटली वो खेती के लिए बहुत उपयुक्त होगी, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है उसमें उत्पादकता अधिक होती है। तो इसके विस्तार क्षेत्र में गेहूँ, जौ, चना और गन्ना, इनकी अच्छी कृषि होती है। अच्छी कृषि इन द सेंस कि यहाँ पर जल की भी उपलब्धता है और मिट्टी का जो स्तर है वो अच्छा है, फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पर अच्छी मात्रा में खेती होती है। और गेहूं का तो वो बहुत भंडार ये माने जाते हैं। और हम इसे भारत में इसे हम कांप मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं और नदियों का जल इस क्षेत्र में अवेलेबल है। इस वजह से कृषि का जो उत्पादन है या प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर हम आते हैं पांचवें तरह की मिट्टी पे, जिसको हमने कहा है मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लगता है कि मरुस्थलीय मिट्टी का क्या आशय होगा कि ये कंपैरेटिवली ड्राई सॉइल होगी, इस क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी। तो इस प्रकार की मिट्टी एशिया में दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अरब के मरुस्थल से लेकर भारत में थार के मरुस्थल तक और उधर मंगोलिया में गोबी के मरुस्थल तक, मेनली ये तीन इसके डिपोजिशन हैं, तीन इसके विस्तार क्षेत्र हैं जहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी बलुई होती है, हल्के रंग की होती है। इसमें नमी की मात्रा कम होने की वजह से इसके कण बहुत अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें नमक की प्रधानता होती है। वनस्पति अंश लगभग शून्य होता है और अधिक वाष्पीकरण, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे तापमान अधिक रहता है, तो अधिक वाष्पीकरण के कारण ये मिट्टी बेकार हो जाती है, नमी का पूर्ण अभाव इसमें हो जाता है। और वर्षा का अभाव के कारण यह हम इसे एक तरह से रेत, देसी भाषा में कह सकते हैं कि बिल्कुल रेतीली हो जाती है ये मिट्टी। और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत नमी प्राप्त होती है इसे, या जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जल प्राप्त होता है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ उग जाती है, जिसमें हम बेर, बबूल, खजूर ये यहाँ पर मेन रूप से पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में कृषि की संभावनाएं बहुत कम है और ये कृषि के लिए इसको योग्य नहीं माना जाता है। तो ये थी मरुस्थलीय मिट्टी। अब हम आगे के क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं पीली मिट्टी के क्षेत्र की। तो यह पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी जापान,
इन सारे स्थानों पर पाया जाता है। और भारत के दक्षिणी पठारी जो प्रदेश है उसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग जो है वो पीला होता है। और इस मिट्टी में क्या खासियत होती है कि इसके उपजाऊ तत्व नीचे चले जाते हैं और जिससे इसका उपजाऊपन कम हो जाता है। इसमें लौह अंश अधिक होता है, पोटाश और वनस्पति के अंश कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो दक्षिणी भारत की मिट्टी जो होती है वो हल्की होती है, पतली होती है और इसमें थोड़ी बजरी की मात्रा अधिक होती है। कम उपजाऊ होने के कारण इसका कमर्शियली, इकोनॉमिकली इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है। फिर भी मोटे अनाज इस क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं, जिसमें हम मक्का और रागी, ये 2 फसलें इसमें अच्छी करने की संभावना होती है। फिर हम आते हैं लाल मिट्टी के क्षेत्र के बारे में। ये जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये जो एशिया का दक्षिणी भाग है उस पे फैला हुआ है और इसमें दक्षिणी भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, उन सारे द्वीप समूह में इनका विस्तार इसका पाया जाता है। और ये मिट्टी जो है इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी के कण कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं, उसे हम लैटेराइट सॉइल भी कहते हैं। ये मिट्टी जो है ये भी बालू की तरह की होती है पर इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए कृषि के लिए अधिक वर्षा और खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसे जल की उपलब्धता हो जाए और हम इसमें खादों का प्रयोग करें तो यहाँ पर फिर भी हम सिंचाई करके मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा इन सब की कृषि कर सकते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसके कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। तो ये लाल मिट्टी का क्षेत्र जो हमारा दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर हम अपनी अंतिम मिट्टी की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि डेफिनेटली ये मिट्टी कहाँ पाई जाती होगी, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होगा। तो एशिया के मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय क्षेत्र में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसको क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं ये क्षेत्र, हम इसे उच्च प्रदेशीय मिट्टी भी कहते हैं। एशिया में इसका विस्तार हिमालय, तिब्बत, सिक्यांग पर्वत क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इसमें बालू के कण संगठित होते हैं। ये जो मिट्टी होती है इसका रंग हल्का गहरा होता है और मेनली क्योंकि ये पर्वत के ढाल जो स्लोपी रीजन है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो इस क्षेत्र का जो यूज़ है वो चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो अगर हम भारत की बात करें तो स्पेशली अगर हम आसाम के क्षेत्र की बात करेंगे तो वो वहाँ पर बड़ी मात्रा में चाय के बागान, पहाड़ी ढालों पर ही बागान बनाकर बड़ी मात्रा में चाय की खेती की जाती है। तो इसका कमर्शियल उपयोग बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस मिट्टी में हमने चाय के साथ यहाँ पे आलू और चावल की कृषि भी कर ली जाती है। और जो चाय है वो एक बहुत बड़ी कैश क्रॉप है, तो ये व्यापार के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और भारत बहुत बड़ा चाय का एक्सपोर्टर है और लगभग विश्व के हर देश को चाय यहाँ से जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये टोटल 8 तरह की मिट्टी जो है ये भारत में पाई जाती है। हम दूसरी भाषा में कहें तो लगभग हर प्रकार की मिट्टी एशिया में पाई जाती है क्योंकि एशिया का विस्तार इतना अधिक है, जलवायु में विविधता इतनी अधिक है, वनस्पति में विविधता इतनी अधिक है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में भी ये विविधता पाई जाती है। और हर मिट्टी अपने आप में अलग है, कलर के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर और उसमें पैदा होने वाली फसलों के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एशिया में जैसे सभी तत्वों में विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी तरह मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में भी विविधताएं
पाई जाती है। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आप इसको मानचित्र पर भी मिट्टी का जो वितरण है उसको अच्छी तरह से देखिए, तो आपको एकदम से चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो किस तरह से आ जाते हैं, जैसे वो पूछ लेंगे कि कोणधारी वन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, या जो चाय है जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है वहाँ किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, या टुंड्रा मिट्टी की विशेषताएं बताइए, या एशिया में रेगिस्तानी मिट्टी के विस्तार क्षेत्र को बताइए। तो इस प्रकार से तो इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी हम इसमें हर प्रकार की मिट्टी के बारे में कई सारे सवाल बनते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो निबंधात्मक या ऐसे टाइप या बड़ा क्वेश्चन होता है उस पे तो इसमें आता ही है कि एशिया की मिट्टियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको मैप का प्रयोग ज़रूर करना है। भूगोल में अगर आपने किसी भी जगह जहाँ मैप की आवश्यकता है वहाँ अगर मैप का प्रयोग नहीं किया, मैप को नहीं बनाया, तो आपके नंबर वहीं पे काफ़ी सारे कट जाते हैं। और एग्ज़ाम में स्टेंसिल से बनाना या उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप मैप बनाने की प्रैक्टिस करें और फ्री हैंड मैप बनाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो वो बहुत जल्दी से बन जाता है वो मैप और आपको उसमें टाइम नहीं लगता। दूसरा, आपका हाथ का बनाया हुआ जो मानचित्र होता है उसको डेफिनेटली एग्ज़ामिनर को ये मतलब एक अच्छा अपील करता है, वो उसको ये अच्छा लगता है कि बच्चे ने मैप बनाया है। तो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे मैप वाला क्वेश्चन हो, चाहे ऐसे टाइप क्वेश्चन हो, ये जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं और बनते हैं इस पे। इसलिए बेटर तरीका ये है कि आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए और जो जो चैप्टर्स हम करते जा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से मानचित्र पर बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और वो चीज़ आपको हाथ के हाथ समझ आ जाए। हम अपना अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कृषि के बारे में करेंगे और कृषि के ये जो चैप्टर्स हैं हम ये देखेंगे कि मिट्टी और कृषि ये भी डायरेक्टली एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। कृषि जो है वो पूरी तरह से मिट्टी के फॉर्मेशन, मिट्टी के कंपोजिशन पे निर्भर करती है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो कृषि है, एशिया की जो कृषि है, वो भी इन्हीं फैक्टर्स पे, जलवायु, मिट्टी, इन्हीं फैक्टर्स पे का असर हम कृषि के ऊपर देखते हैं। तो कल हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।